गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मॉडर्न इंडिया पे हम पहुंच गए हैं और हमने देखा था कि कैसे कैसे विदेशी ताकतें इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश में कामयाबी लगभग उनको मिलती हुई और फाइनली जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत पे हमने देखा कि कैसे इलाहाबाद की संधि के बाद ये कंफर्म हो गया कि इंडिया पे राज चलेगा अंग्रेजों का। फिर हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों के उस राज से परेशान होकर हम लोगों ने 100 साल उनकी दास्ता को सहा। 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक हम सहन करते रहे। कभी लैप्स की नीति, हड़प की नीति को हमने भुगता, कभी सहायक संधि के नाम पे उनकी सेना हमने अपने खर्चे पे पाली और कब लिया कि तुम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो। वाजिद अली शाह के जिनके की पूर्वज भी उन्हीं के तलवे चाटते थे। कभी सिक्किम पर आरोप लगाया कि हमारे 2 डॉक्टर्स के साथ तुमने बदतमीजी वाला व्यवहार किया और ऐसे साम दाम दंड भेद 4 तरीके अपना के जैसे तैसे बंद पड़ा। इन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब 2 तरह का भारत था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रही थी जो अंग्रेजों की सारी बातें मानते थे, कहने के राजा थे लेकिन उनके सामने डरपोक थे, उनके सामने घुटने टेक के उनको अपना मालिक मान के बैठे हुए थे। हद होती है हर चीज की, इसीलिए 57 की क्रांति सामने आई, लोगों का गुस्सा फूटा। उसमें किसान भी थे, चुटपुट से कुछ मजदूर थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने उस क्रांति में साथ नहीं दिया। पंजाब की एक बड़ी कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। कारण 57 की क्रांति का केंद्र एक अंतिम मुगल बादशाह को, बहादुर शाह जफर को सौंपा गया और इन्हीं सिख कम्युनिटी के 2 इंपॉर्टेंट गुरु 5वें और 9वें के मृत्यु का कारण, हत्या का कारण थे अंग्रेज, ये मुगल। इसीलिए मुगलों से चिढ़ के चलते पंजाब ने साथ नहीं दिया और भी बहुत सारी कम्युनिटीज जिनमें होलकर थे और साउथ की तरफ अगर देखें तो मुस्लिम कई कम्युनिटीज ने इनका साथ नहीं दिया, चाहे हैदराबाद के निजाम थे या अड़ोसी पड़ोसी थे। इसी कारण 57 की क्रांति एक साथ नहीं उभरी। रह के कहीं कहीं पर क्रांति की मशाल जली और उस मशाल को बुझाना बेहद आसान था, क्योंकि पूरे देश में अगर क्रांति एक साथ भड़कती तो अंग्रेजी सेना के होश फाख्ता हो जाते और वो कहां से क्रांति को दबाते। लेकिन जब दिल्ली थी तो अकेली दिल्ली जल रही थी, जब लखनऊ था फिर कानपुर था, तो रह के उनको दबाना बहुत आसान। और इसी के परिणाम स्वरूप महज 1 साल के अंदर जून 1858 आते क्रांति का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया और अब ये क्लियर हो गया कि इंडिया पे अब राज महारानी ब्रिटेन का होगा। अधिकार लेके उनके और महारानी ब्रिटेन भारत की मुखिया बन गई और अब भारत में गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वाइसराय का राज चलेगा। और वाइसराय मतलब इन प्लेस ऑफ किंग, यानी महारानी महाराजा की जगह इंडिया पे राज जिसका चलेगा वो वाइसराय कहलाया। कैनिंग इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय भी कहलाते हैं। फिर हम संस्थाएं बनाई, लेकिन उनमें से कोई संस्था इतनी बड़ी नहीं थी कि अंग्रेज उनको मान्यता देते। और ये अंग्रेजों की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था कि एक रिटायर्ड उस टाइम के प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको आज आप आईएएस कह देते हैं, इस तरह के स्कॉटलैंड का एक आदमी था जो ब्रिटेन, क्योंकि स्कॉटलैंड उसके अंडर ने 22 दिसंबर 1885, दिसंबर का लास्ट, इसकी बैठक रखी गई मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे, बड़े बड़े लीडर्स। जनरली ऐसे लोग अमीर होते हैं जो शुरुआत करते हैं, इसी तरह नाम इनके लगभग लोगों के नाम में लाला लग जाता है। लाला मतलब अमीर आदमी। तो 72 लोग पहुंचे। जी सबसे बड़ा संगठन था जिसमें स्टार्टिंग का काल रहा, जिसमें कि पुराने बड़े लीडर्स ने ये बात कही कि अंग्रेज इस लायक हैं कि वो हमारे ऊपर राज करें और हमें उनकी न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है और इंडियंस अभी इस लायक नहीं है कि अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकें। ये उदारवादी विचारधारा थी। 20 है कि मैं इस कांग्रेस को मरने में मदद करूं। वो कांग्रेस जिसका विचार तुम अंग्रेज कहते हो कि हमने दिया। 1905, 20 साल आते तुमने कहा कि ये मरने वाली है, बस इसमें मैं जितना हो सकता है मदद कर दूं। उस 1905 में लॉर्ड कर्जन, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन किया और कहने के लिए बोला कि मैं प्रशासनिक आधार पर इसका विभाजन कर रहा हूं ताकि मुझे काम करना आसान रहे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि ये डिवीजन था 8 करोड़ की आबादी को इस तरह से डिवाइड करना कि 5 करोड़ 40 लाख एक तरफ आ जाए और 3 करोड़ 10 लाख दूसरी तरफ। हिंदू कम और इस तरफ 5 करोड़ की आबादी में हिंदू ज्यादा हो मुसलमान कम, ताकि जहां मुसलमान ज्यादा हैं उनके दिमाग में ये जहर घोला जा सके कि तुम्हारी कम्युनिटी का फायदा कभी भी हिंदू होने नहीं देंगे, इसलिए अपनी कमेटी अलग से बना लो, अपने लिए अलग से कुछ डेवलप कर लो ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कांग्रेस जिसका कि ये कह सरकार की बात उठी, फिर स्वराज की बात उठी। BGCD कल हमने लास्ट पढ़ा था। B मतलब बनारस, G मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, C मतलब कलकत्ता, D मतलब दादा। 1906 में जब दादा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो दादा का नाम जानबूझ के उदारवादियों ने इसलिए रखा ताकि लाल बाल पाल में से कोई अपना नाम आगे ना बढ़ा पाए। और लाला लाजपत राय और ये अपना तिलक जो थे, लाल बाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये
तीनों को अंग्रेज कहते थे, दूसरा पार्ट है उग्रवादी, लेकिन हमारे लिए उग्रवादी मतलब टेररिस्ट है, इसलिए हम कहते हैं गर्मपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कि जब हक लेना है तो मारो पीटो भगाओ, अपना हक लो। सेम यही विचारधारा आगे क्रांतिकारियों की रहेगी, जिसमें भगत सिंह जैसों का नाम सबसे ऊंचे दर्जे पर माना जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं लाला जी की मौत का बदला, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि ये बेइज्जती भारत की है और लाला जी एक गर्मपंथी लीडर थे और हमें उनकी मौत का बदला लेना है। जबकि लाला लाजपत राय उस टाइम पे बिल्कुल भी क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, वो कांग्रेस का पार्ट थे। तो कांग्रेस का पार्ट थे, तो कांग्रेस का पार्ट होते हुए भी तुम खुद सोचो कि लाला लाजपत राय कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस क्रांतिकारियों को अलग मानती है, और क्रांतिकारी कांग्रेस के एक बड़े लीडर का बदला के क्रांतिकारियों के मन में एक चिंगारी जली थी, जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के रूप में सबके सामने आई। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी राजधानी परिवर्तन से पहले, तुमने फाइल चेंज नहीं की? अच्छा, अभी तो मुझे खैर व्हाइट बोर्ड चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। पहले मैं एक बार समझा दूं चीजों को, फिर बुक से पढ़े। 1905 और 1906, और इसका एक तरीका बताया था। बी मतलब बनारस, जी के गोखले, सी मतलब कलकत्ता, डी मतलब दादा भाई नौरोजी। और दो शब्द हमने बात की थी, पहला शब्द था स्वदेशी और दूसरा शब्द था स्वराज। ये स्वराज का पहला प्रयोग है, इससे पहले स्वराज शब्द नहीं आया। तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता स्वराज के मायने हर किसी ने अपने अलग से निकाले। 1907 में गरम और नरम दल स्पष्ट अलग हुए। उससे पहले की प्लानिंग ये थी कि 1907 की बैठक जो नागपुर में होने जा रही थी, इसका मुखिया हम बना देंगे तिलक को। और तिलक एक ऐसे लीडर थे जो अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते थे। तिलक जो बात करते थे वो उसमें इतना दम होता था कि सामने वाले को हाँ करनी ही पड़ेगी। तो जो गर्म पंथी थे ना, जिनकी विचारधारा धीरे धीरे लग रहा था कि बिल्कुल अलग जा रही है, और वो देश के लिए मरने मिटने की बातें सोचने लग गए थे, अंग्रेजों को भगाने की बातें सोचने लग गए थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो चला था। उन लोगों के बड़े लीडर हैं तिलक, और ये प्लान हुआ कि तिलक जो बात रखेंगे स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, ये तीन, और एक राष्ट्रीय शिक्षा, अपनी खुद की पढ़ाई। हम क्यों अंग्रेजों की ये घटिया पढ़ाई पढ़ें, जिससे कि हमारे दिमाग में ये आए कि अंग्रेज महान और हम बेवकूफ। हम ऐसी अंग्रेजियों कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हम इसीलिए पैदा हुए ताकि हम शासित बने, हम शासक ना बने, हम लीड करने वाले ना बने, बल्कि हम उनकी बात मानने वाले। अंग्रेजों की जो शिक्षा थी ना, इसके सबसे बड़े जो खिलाफ थे उनमें नाम आता है तिलक जैसे बड़े लीडर्स का। और इंग्लिश में ये जो इंडिया में क्योंकि अंग्रेजी पढ़ोगे तभी रशिया के बारे में जानोगे, तभी आप जानोगे चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। लेकिन इनकी पढ़ाई मत पढ़ो। ये अंग्रेजी में हमें सिर्फ उतना पढ़ाते थे ताकि हमारे दिमाग का विकास ना हो। तो जो ये तिलक है ना, बहुत समझदार आदमी है। इन्होंने कहा अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश एजुकेशन हम देंगे, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देंगे, लेकिन शिक्षा देंगे अपनी नेशनल, यानी हमारे इंडिया में क्या कुछ था पुराने टाइम पर, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को अंग्रेजी जरूर सिखाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी दिमाग को दूसरी दुनिया से भी परिचय करा देगी। अगर सिर्फ हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे तो रशियन कल्चर कैसे पता चलेगा हमारे बच्चों को। अंग्रेजी इसलिए मत पढ़ो कि अंग्रेजों के गुलाम बने रहो, अंग्रेजी इसलिए पढ़ो कि दुनिया ने अंग्रेजों से टक्कर लेके अपने आप को प्रूव किया और अंग्रेजों को भगा दिया। अमेरिका की क्रांति पढ़ने के लिए अंग्रेजी आनी जरूरी है, क्योंकि उनकी सारी भाषा अंग्रेजी है। अमेरिका में जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी तो चलती है, तो इसलिए इंग्लिश पढ़ो। तो इंडिया में की राष्ट्रीय शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे वो जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ाएंगे। अंग्रेजी से हम ऐसे लोग तैयार नहीं करेंगे जो देखने में भारतीय हो लेकिन जिनका टेस्ट अंग्रेजी हो। अंग्रेजी से इनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं भरेंगे कि तुम बेवकूफ और अंग्रेज ज्यादा अच्छे हैं। इंग्लिश को सिर्फ एक मीडियम की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इनका मानना था। तो इन्होंने 1907 में नागपुर में जो बैठक होनी थी, ये नागपुर की बैठक हटवाई सबसे पहले नरम दल वालों ने, और इसको कहां करवाया? सूरत में। और एक नियम क्या बना दिया रातों रात कि जिस आदमी के गृह जिले में या पूरा एरिया, जैसे एक प्रांत था ना उस टाइम पर, तो तिलक जो बिलोंग करते थे ये बंबई प्रांत को करते थे। ये रूल रातों रात बनाया कि जिस प्रांत में बैठक होगी वहां का आदमी लीड नहीं कर सकता, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। यानी बंबई में ही इलाका पड़ता था सूरत, उस टाइम तो गुजरात महाराष्ट्र पूरा बंबई था ना। क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि उसी प्रांत का आदमी अध्यक्ष नहीं हो सकता, जब कहीं और हो तो तुम आ जाना। ये सीधी स्पष्ट बात थी कि ये किसी भी तरह से अध्यक्ष ना बने। कोई बात नहीं, नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। रास बिहारी बोस, इन्होंने कहा चलो मैं नहीं बनता,
नाम आगे कर देते हैं लाला जी का, लाला लाजपत राय, क्योंकि वो बंबई के नहीं है, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि हरियाणा पंजाब का इलाका था, तो लाला का नाम आगे कर दिया लाला जी का। अब लाला जी ने कहा कि यार क्यों बिना बात पंगे मोल लेने, अगर ये लोग नहीं चाहते कि लाल बाल पाल हम में से कोई बने तो हम नहीं बनते, कोई बात नहीं, ये जिसको चाहते हैं ना रास को, तो बना दो रास बिहारी को, हमें कोई दिक्कत नहीं। रास बिहारी घोष, एक रास बिहारी बोस भी है, वो क्रांतिकारी है, वो बम से जुड़ा आदमी है, तो क्रांतिकारी। रास बिहारी को बनाना चाहते हैं, लाला जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना नाम बढ़ाता ही नहीं, आगे वापस ले लिया। देखो पहले तिलक को बनना था, जहां बहाना ढूंढना हो गया ना कि ये नहीं बनेगा, मैं नाम पीछे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी बात को रखेंगे, बात सुनी तो जाएगी। यहाँ बैठक हुई, पंडाल लगा हुआ था, पूरा बड़ा टेंट, कुर्सियां और बैठे हुए लोग, जो है भाषण चल रहा था, माइक था, जैसे नॉर्मल होता था, आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, रास बिहारी बोस अध्यक्ष चुने गए, सब कुछ चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही तिलक खड़े हुए के ऊपर नीति बनानी है, ये बात करनी थी। खड़े होते जैसे बोलना शुरू किया, उदारवादी जो कि सिखाए हुए थे फिरोज शाह मेहता के, मेहता कांग्रेस बाद में कहलाई ना, ये फिरोज शाह मेहता ने इतना उनका दिमाग में भर रखा था कि कुछ भी हो जाए तिलक को बोलने नहीं देना, क्योंकि तिलक तो बात करेंगे इस तरह की स्वराज और लड़ने मरने की, तो तिलक जो है इनको सुना ही ना जाए, तो जैसे ही वो बोलने लगे बिना सुने, और जैसे फेंक, जैसी पॉलिटिक्स आज है ना, पहले भी इतनी गंदी थी, बस ये है कि इसके बारे में कोई बताता नहीं है, पर ये फैक्ट है। यहाँ पे तिलक की बात नहीं सुनने के लिए सारे प्रपंच रचाए, सारे षड्यंत्र किए फिरोज शाह मेहता ने, जो कि खुद भी बहुत बड़े लीडर है, ऐसा नहीं फिरोज शाह मेहता को चलता फिरता आदमी, ये लीडर है बहुत बड़े। खैर, जब ये बात इतनी बिगड़ती दिखाई दी, तो फिर कहा कि भाई अब इकट्ठे रहना मुश्किल है, अलग अलग हो जाओ। तो यहाँ जाके बस कि ये आइडियोलॉजी का मुद्दा था, ये विचारधाराओं का टकराव था। एक विचारधारा कह रही थी अंग्रेज हमारा भला अपने आप करेंगे, और एक विचारधारा कह रही थी इनको भगाओ यहाँ से, अपना खुद का राज चलाओ, और अगर भगा नहीं सकते तो कम से कम अपने हक के लिए लड़ना सीख लो, अगर तुम भगा नहीं सकते। यानी अब स्पष्ट रूप से नरम और गरम दो दल बन गए, और किसको बाहर निकाला जाएगा? गरम को पैसे मिलने बंद हो गए, कैसे अखबार छपेंगे, कैसे कैसे काम चलेगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नरम भी ये मत सोचना कि ऐश मारेगा, नरम की ताकत गरम था, क्योंकि ताकत होती है हमेशा गुस्सा, एग्रेशन जरूरी होता है, लेकिन लिमिट के अंदर। ऊर्जा अगर ज्यादा है, सही दिशा में निकले तो दिक्कत नहीं है, अगर आप ऊर्जाहीन है, सारे बुड्ढे बुड्ढे बैठे हुए हैं, तो अंग्रेज जानते हैं कि इनके बस की कुछ है नहीं, ये क्या करेंगे, हद से हद आएंगे, थोड़ा बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लाल बाल पाल एग्रेसिव मोड के तो अगर लाल बाल पाल जैसे चले गए, तो उनके साथ साथ यंग क्राउड भी तो चला गया ना। जितने यंग लड़के थे, उस टाइम लड़कियों का राजनीति में कोई खास योगदान नहीं था, और ना ही उनको घर से इतनी परमिशन थी कि वो राजनीति पे बहस कर सके या राजनीति में हिस्सा ले सके। तो सारा जो यंग क्राउड था, उनका झुकाव हो गया गरम की तरफ। लेकिन अकेली पावर नहीं काम करती, पैसा भी चाहिए होता है, पैसे के बिना आपकी पावर किसी काम की नहीं है। अब पैसा है संगठन का, और संगठन में कौन बैठे हैं? नरमपंथी। तो ये थी दो, एक के पास एक हिस्सा, एक के पास एक हिस्सा, दोनों अलग अलग। अब नरम जो है ना, इनके पास पावर नहीं है, पैसा है, आदमी है, लेकिन पावर नहीं है। इनके पास पावर है लेकिन पैसा नहीं है, काम कैसे करें? तो 1907 का सबसे बड़ी घटना जो है, वो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा है। 1906 में किया गया कि इस तरफ मुसलमान ज्यादा आ जाएं, और फिर मुसलमानों को पढ़ा लिखा के जहर भर के उनके मन में, और मुस्लिम लीग बनवा दी। ये 1906 की मुस्लिम लीग किस किसने बनाई थी? सलीमुल्लाह और आगा खां, दो बड़े लीडर्स हैं। आगा खान, दो लीडर्स इन लोगों ने बनाई, और इन्होंने ढाका में बनाई। ढाका समझे ना, बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान भी था। ढाका में मुस्लिम लीग बनी। ये कहा कि हम भी हर साल बैठक करें, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, ठीक है। अब कम्युनिटी अलग अलग हो गई है, मन से धीरे धीरे ये अलग होते जा रहे हैं। 1906 में इसकी अध्यक्ष, जो इसका पहली बैठक रखी गई, स्थापना कर दी, पहली बैठक रखी गई, और वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये नाम है उस आदमी का जो इसका अध्यक्ष था। जैसे हमारे WC बनर्जी थे ना, ऐसे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हैं। बनाने का श्रेय गया इनको, जैसे हमने देखा था एओ ह्यूम को और दादा भाई नौरोजी को। दादा ने कांग्रेस नाम दिया और विचार दिया था एओ ह्यूम ने। ऐसे ही यहाँ पे दो आदमी जो नाम दे रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, वो है सलीमुल्लाह और आगा खान। ढाका में बन गई बैठक में, लोग पहुंचे और उन्होंने कहा हमारा अध्यक्ष वकार उल मुल्क है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए अध्यक्ष कौन है, अगर अध्यक्ष नाम आया तो वकार का नाम टिक करना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह वकार का अध्यक्ष थे, संस्थापक, यानी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उस फॉर्म में पहले अध्यक्ष। एओ ह्यूम हमारे अध्यक्ष कभी नहीं थे, लेकिन इनका पहला संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान थे। आगा खान संस्थापक अध्यक्ष नहीं है, संस्थापक हैं बस। वैसे अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 1906 में पहली बैठक ढाका में, यही इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो 6
साथ हो गया कम्युनिटी, और फिर ये कांग्रेस वाले भी दो हिस्सों में बढ़ गए, नरम और गरम। यानी अब सारा प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया तैयार है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों को यही तो चाहिए था, इंडियंस आपस में लड़ते रहे बस। अब लड़ने के लिए भी अलग अलग है, कौन कौन, हम आपस में हिंदू भी लड़ रहे हैं क्योंकि गरम और नरम के अलग अलग डिवीजन हैं, और फिर हिंदू मुसलमान भी लड़ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई और ये कांग्रेस अलग। कांग्रेस में मुसलमान अभी भी है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग काम करेगी। अब ये अंग्रेजों की मनचाही इच्छा पूरी हो गई। ये देखेंगे इंडियंस बेवकूफ हैं, बटे हुए हैं। ये दो आदमी हैं, एक का नाम है मार्ले और एक का नाम है मिंटो। मार्ले और मिंटो, मार्ले और मिंटो कौन कौन है? मिंटो है इंडिया में, मिंटो इंडिया में है, और जो मार्ले है ना, ये सचिव है, लंदन में बैठा है, सेक्रेटरी, महारानी को सारी खबर देता है। मिंटो आपके देश में है, मिंटो एक पहले भी था, ये मिंटो सेकंड है। तो मार्ले और मिंटो दो आदमियों के नाम है, और मार्ले कौन है? भारत का सचिव जो लंदन में है, महारानी को सारी खबर देगा। इन दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म्स लाए गए। मार्ले मिंटो इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्म्स, तो कुछ अच्छा करने के लिए। अब अच्छा क्या करेंगे सुन लो। कई काम किए दिखावटी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया। इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमानों की जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, अब हमारा निर्वाचन क्षेत्र जो थे जिसमें हम कर दिए, यानी हिंदुओं की सीट अलग और मुसलमानों की सीट अलग। अब तक निर्वाचन हिंदू मुसलमानों के नाम पे नहीं था, लेकिन अब पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, सब धीरे धीरे प्लान के थ्रू हो रहा है ये। 1906 में मुस्लिम लीग बनवा दी, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस कमजोर, और 1909 में बोले मार्ले मिंटो सुधार ला रहे हैं, मुसलमानों की सीट पे मुसलमान उठेंगे। ये ऐसी चीज है जो फिर सुधरेगी नहीं, फिर आगे तक ये कारण बनेगी डिवीजन का हमारे और पाकिस्तान के बीच। 1909 हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि गरम इस पे एक्शन लेते, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, निकाल रखे हैं। और नरम तो है ही बेचारे, नरम एप्लीकेशन लिख के देंगे जिसको कि कूड़े की टोकरी में, रद्दी में फेंक देंगे। अंग्रेजों को क्या मतलब ये क्या लिख के दे गए? यानी इतने बड़े काम पर कोई बोल नहीं पाए, पाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इन अंग्रेजों ने। गरम में 3 नाम क्या थे? लाल, बाल और पाल, यही तो 3 नाम थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनमें से जो ये बाल गंगाधर तिलक है ना, इनको 1909 में ये किया, उससे पहले 1908 में मांडले जेल भेज दिया। मांडले आप जानते हैं ना, ऐसी जेल है जहां जाते हैं तो बीमारी जरूर पकड़ती है। मांडले जेल कहाँ है? रंगून, बर्मा जिसको कहते थे, म्यांमार जिसको आज कहते हैं, यहाँ पर एक जेल थी। बर्मा में तो अंग्रेजों का ही था उस टाइम पर, तो मांडले जेल में भेज दिया। 6 साल तक बाल गंगाधर तिलक इंडिया नहीं आए, मांडले जेल में बंद रहे। 1908 में गए थे और 1914 में वापस आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो आप देखो इतना बड़ा लीडर चला गया, कहाँ चला गया? मांडले जेल। तो कुछ कर ही नहीं सकता, नरम तो बिल्कुल कमजोर है, उसके बस की कुछ नहीं है। गरम कुछ करता तो एक आदमी जिससे कि डरते भी थे कहीं ना कहीं कि तिलक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अपनी बात पे अड़ गए, तो फिर कोई हटा नहीं सकता, तो इनको तो सीधे पहुंचा दिया जेल। अब ये दूर हो गए। जो ये बिपिन चंद्र पाल है ना, लाल के बाद ये जो पाल है, बिपिन चंद्र पाल, इस पाल के साथ इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इन्होंने देखा यार नहीं, बात नहीं बन रही, जो चाहा था देश के लिए वो करने के लिए जानबूझ के कंडीशंस ही नहीं छोड़ी, इन्होंने संन्यास ले लिया। दुखी होकर, परेशान होकर इन्होंने कहा मैं नहीं हूँ राजनीति में, ये देश कुछ करे, जो इनको करना करें, लड़े मरे, मैं इनसे दूर हूँ। तो राजनीति से निकल गए। लाला लाजपत राय भी उतने एक्टिव है, लेकिन अकेला आदमी कितने दिन काम करेगा? तो धीरे धीरे करके ना, जो गरम दल था ये चाहता था काम करना, पर वैसे काम नहीं कर पाया जैसा कि इनका प्लान था। ये काम कर पाता अगर कांग्रेस का हाथ इनके सर पे होता, कांग्रेस ने इनको पैसे में कोई कसर ना छोड़ी होती, इनकी मर्जी से अखबार निकलते, इनकी मर्जी से हर साल बैठे हो, आप बहुत अकलमंद हो। हम देख रहे हैं कि हमारी बेवकूफी है जो ऐसे लोगों को हम लोग समझ नहीं पा रहे उस टाइम पर। तो अंग्रेजों ने देखो इन सबका पत्ता साफ करके 2 आदमियों के नाम पे सुधार ले आए, और गरम हट गए तो नरम के बस की कुछ वैसे भी नहीं था, बैठे रहे, हो गया। हिंदू मुसलमानों के क्षेत्र अलग हो गए। फिर 1911 में और सुनो, अब एक अंग्रेज उनका जो जहाज में बैठ के और इंडिया आ रहे हैं कि देखें तो हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं। एक बार जाके घूम तो आए। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी लंदन से एक पानी के जहाज में सवार होते हैं और पानी का रास्ता पकड़ते 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 यहाँ बंबई के तट पे आके उतरते हैं। और हम देखो क्या करते हैं, बंबई के तट पे आए ना, अब अंग्रेज नहीं, क्योंकि हमारे लाल बाल पाल भी एक्टिव नहीं है इस टाइम पर। यहाँ पे एक बहुत सुंदर गेट बनाया जाता है, आज भी लोग घूमने जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। सुना होगा आप सबने नाम, गेटवे ऑफ इंडिया, जो अरब सागर के पास है, यही तो है गेटवे ऑफ इंडिया। किसके आने की खुशी में मनाया है ये? जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ये यहाँ से आते हैं। विरोध किया हमने इनका, लेकिन बात नहीं बनी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कोई विरोधी बड़ा है ही नहीं। यहाँ से ये चलते 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 पहुंच जाते हैं दिल्ली। उस टाइम पे राजधानी हमारी थी कलकत्ता। तो दिल्ली पहुंच के कहते हैं दिल्ली को
लॉर्ड हार्डिंग, जो इंडिया को संभाल रहा था, उस आदमी का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग पहले भी आया, ये सेकंड है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसने दिल्ली को कहा कि इसको सजाओ और इतनी सुंदर सजा दो जो क्वीन मैरी देखती रह जाएं, जॉर्ज पंचम देखते रह जाएंगे कितना सुंदर शहर। जैसे इस वायसराय की इज्जत बढ़ जाएगी ना, अगर यहाँ से रानी राजा खुश होकर जाएंगे तो वो इसी की तारीफ तो करेंगे। आता है मेरा हाउस बेस्ट कहला है, तो वो बेस्ट करता है। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने अपने पार्ट पे बेस्ट किया और दिल्ली पता था आएंगे, तो दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया और दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, जिसे कहते हैं दिल्ली दरबार। क्या दिल्ली दरबार इससे पहले भी लगा है? बिल्कुल लगा है। दिल्ली दरबार हिस्ट्री में अगर वापस जाएं 1877 में लगा है और 1903-4 में भी लगा नहीं है। ये दिल्ली का पहला दिल्ली दरबार था, जिसमें महारानी ब्रिटेन को इंडिया की सबसे बड़ी उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, ये हमारा उस टाइम का भारत रत्न मान लो। जैसे आज सबसे बड़ी जो उपाधि है मिल सकती है भारत रत्न 1954 के बाद, उस टाइम पे केसर ए हिंद था और ये महारानी विक्टोरिया को दिया गया था 1877 में। 78 में पहुंची थी, 77 में क्लियर हो गया था कि इनको देंगे। यानी क्रांति के 20 साल बाद महारानी ब्रिटेन को, महारानी विक्टोरिया को हमारी तरफ से इंडिया, हम तो क्या है अंग्रेज से देने वाले, इन्होंने दिया केसरे हिंद। वो पहला दिल्ली दरबार था। अब फिर दिल्ली दरबार लगा है दूसरा बड़ा, वैसे तीसरा है लेकिन दूसरा बड़ा, क्वीन, वो 21 के बाद बना था जब राजधानी परिवर्तन की बात हुई थी, तो वो बना था इनके आने की खुशी में। ये दिल्ली गए तो दिल्ली को दुल्हन की तरह सुंदर किसने सजाया है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसका क्या जा रहा है? खर्चा हमारा था, जनता से कर लेते और सजा देते। तो यहाँ दिल्ली इतनी सुंदर सजी थी कि दिल्ली को देख के वो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा तुम वहां क्यों बैठे हो कलकत्ता में? कितना पुराना जॉब चारना याद होगा ना, पुराने टाइम में उन्होंने बसाया था। नई दिल्ली बसाई जाएगी, जो दिल्ली है ना, यहीं पे एक नया शहर बसाएंगे, नई दिल्ली। और इसका जिम्मा सौंपा गया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में कि आप देखिए कैसे राजधानी बनेगी। अब वो कोई आर्किटेक्ट थोड़ी है, तो आर्किटेक्ट बुलाया गया और लुटियंस नाम है, लुटियंस, जिसको कहते हैं दिल्ली का ये है निर्माता। नई दिल्ली इसी ने बसाई है और नई दिल्ली में इतनी बड़ी लुटियंस की दिल्ली है, एडविन लुटियंस की नई दिल्ली इसने बसाई है। राजधानी परिवर्तन के लिए 11 में घोषणा हुई है दिसंबर में और अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट हो गई है। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनती रही, 7 साल 10 साल 15 साल लगे। 2021 में बनी बिल्डिंग, फिर उसके बाद 27 आए अप्रैल 1912 में, जिसकी घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने, क्वीन मैरी ने। उस टाइम भारत सेकंड वायसराय थे ये, ठीक है। तो ये है 1911 की घटना है। इस जगह आके इन्होंने जैसे देखा कि भाई जनता जो है क्या परेशानी है, पूछा तो लोगों ने कहा जी इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने गलत किया। तो इन्होंने को पता चला कि भैया लॉर्ड कर्जन के बाद तो ढेर काम और हो गए, जैसे मुस्लिम लीग बन गई, कांग्रेस में फूट, पार्लियामेंट सुधार हो गए। तो इन्होंने दिखावटी तौर पर अच्छा बनने के लिए क्या बोले कि एक काम करते हैं, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या अब कोई फायदा होगा? बंगाल विभाजन रद्द करने का अब कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब मन में विभाजन हो चुका। हिंदू मुसलमान मन से अलग है, उनके क्षेत्र अलग हैं, उनका प्रतिनिधित्व अलग है। तो अगर आप कह भी दें, अब आज मैं कह दूं हिंदू मुसलमान एक है, तब भी मन में जो खटास है उसको दूर करने में टाइम लगता है और वो हुई नहीं आज तक भी। उसको लगातार उसकी आग को पर मैं जानते हैं कि बहुत मुश्किल है उस बीज को खत्म कर देना जो नफरत का बोया था कभी अंग्रेजी राज में। तो कहने को कह गए ये कि बंगाल विभाजन रद्द है, लेकिन उस रद्द करने का फायदा क्या? अब तक तो सब चीजें डिवाइड हो ही चुकी थी। खैर, ये अगर पेपर में आए तो हमें टिक करना है। 1911 का आपने बंगाल ये देख लिया, क्या था ये? दिल्ली दरबार। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1911 के बाद 1914 आया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इंडियंस की मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियंस को अंग्रेजों की सेना में जाना है लड़ने के लिए। अच्छा, तो अंग्रेजों की सेना में जाना है लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए जाना है तो ये मान लो मरने के लिए जाना है, क्योंकि लड़ाई में तो मरेंगे ही ना। अपनी खुद की सेना में अपने खुद कम है लोग, और हमारे लोगों को क्योंकि फ्री की दिखती थी के लोग, और गांधी के कहने के बाद फिर अपनी मर्जी से हम लोग भी शामिल हुए कि हाँ शायद अंग्रेज हमारा भला कर देंगे अगर हम इनके लिए लड़ेंगे और मरेंगे तो। लेकिन अंग्रेज अपनी उससे बाज नहीं आए, उन्होंने इंडियंस को हमेशा एक्सप्लॉइट किया। खैर, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसका कि बहुत ज्यादा नुकसान पूरे वर्ल्ड को उठाना पड़ा। इसी दौर में 1914 में इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, एक घटना हुई जिसका नाम है कामा गाटा मारू।
ये सुन के तुम्हें अजीब सा लगेगा नाम। ये एक शिप है, पानी का जहाज है, भाप से चलता है, बहुत बड़ा जहाज है। इस शिप को एक आदमी ने, इंडियन है वो हांगकांग में रहता है। हांगकांग में एक आदमी रहता है, अमीर है, पैसा है उसके पास, उसका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त, कहीं कहीं गुरुदित्त भी लिखा है, गुरुदत्त सिंह। पंजाब के हैं, पैसा है इंडियन। एक जहाज खरीदते हैं और ये जहाज जापानी पानी का जहाज है, जापानी जहाज। ठीक है, ये सोचो उस टाइम पे इतना पैसा था इनके पास, इन्होंने जहाज खरीद लिया, सेकंड हैंड ही सही लेकिन लिया तो। और लिया, हांगकांग का आदमी है, इंडियन है, जापान से जहाज खरीदा। उस जहाज में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग, कुछ मुसलमान, बहुत थोड़े से हिंदू भी, लेकिन मेन सिख, इनको इसने भरा। 376 कहते हैं लगभग इसमें लोग सवार हुए और ये यहाँ से चल पड़ा पानी के सहारे चलते चलते, और ये पहुंच गया कनाडा। कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और जो कभी ब्रिटिशर्स के अधीन था। उत्तरी अमेरिका तो पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर था ना, 13 बड़ी कॉलोनी। कनाडा में पहुंचा। अब यहाँ पे जब वो लोग उतरने लगे, क्योंकि कनाडा में तो ये था ना कि भैया यहाँ जाके कामकाज मिल जाएगा, अपना जीवन जी लेंगे, तो वो जब उतरने लगे तो ब्रिटिशर्स ने, जो वहां की सरकार थी, उसने मना कर दिया कि भाई तुम कौन हो, ऐसे नहीं आला हुआ है, चलो वापस। उतरने ही नहीं दिया। कितनी लंबी यात्रा करके यहाँ से लोग गए थे किसी आस में कि भैया क्या पता वहां कामकाज करके कुछ कमा लें, खा लें, यहाँ तो भूखे मरना ही है। उन सबको वापस जबरदस्ती उतरने ना देके कि वापस जाओ यहाँ से। वो शिप बिना उन लोगों के उतारे, सोचो कितने दिन की लंबी यात्रा करके गए होंगे, किस आश से, और वापस आ गए कोई बात नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो भरा जहाज वापस आया तो वो बजबज हमारा एक बंदरगाह था, बजबज बंदरगाह जो कि कलकत्ता के पास पड़ता था, यहाँ आके उतरा। तो पानी के हिस्से में ही तो चलेगा ना वो, यहाँ आके उतरा। जैसे ही वो शिप रुका, तुरंत से अंग्रेजों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, अंधाधुंध, पागलों की तरह, जैसे जलियांवाला बाग में किया था। और कुछ नहीं, जैसे वो रुका ना आके, तुरंत देखा अच्छा कहां से भर के आ रहा है, तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और ढेरों लोग मार गिराए, निहत्थे लोग, जिनके दिमाग में ये 1% भी नहीं था, 0% भी नहीं था कि ऐसे अपने देश में वापस जाएंगे तो ऐसे मारे जाएंगे। और बजबज बंदरगाह पर, बजबज पोर्ट पर ये अंधाधुंध फायरिंग करके बहुत सारे सिखों को उनमें मौत के घाट उतार दिया। कितना मतलब इलॉजिकल है। तुम विदेशी, तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारी जमीन नहीं, मिट्टी नहीं, हमारे देश के लोग हमारे देश में आके उतर रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन इनको दिक्कत है। और ये डिसीजन मेकर हैं कि कौन उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। इन्होंने इस तरह से गलत व्यवहार किया। सारे एरिया में ये हुआ कि ये क्या था, ये कैसी घटना थी और इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। ये कौन होते हैं जज करने वाले कि ये आदमी इंडिया में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और ना उनसे कोई बात, ना चीत, ना कुछ पूछना, ना कुछ नहीं जरूरत समझी। इनकी नजरों में इंडियन सच में जानवर ही थे। उनसे पूछना तो चाहिए था, अगले आदमी कब से परेशान है, कहाँ गए थे, क्यों नहीं उतरने दिए, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, तुम क्या करो, कुछ जरूरत नहीं है। अंधाधुंध गोलियां चला के मार डाला। तो ये वही होता है ना कि भैया जो इनके मन में आएगा करेंगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब इनको लाल बाल पाल का डर थोड़ी था। 1914 की ये घटना जिसने लोगों को अंदर तक झकझोरा कि ये क्या तरीका है, और इंडियंस कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि आया और आपने शूट करके मार दिया। एक काम, हमारे यहाँ ना इंडियन हिस्से में, झारखंड बिहार में एक लीडर थे, ताना, इसी को कहीं कहीं टाना लिख देते हैं, टाना या ताना भगत, आपने सुना होगा। आंदोलन चलाया था इन्होंने, एसटी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब, पहला आदिवासी आंदोलन। ये तब तो बिहार था। आज अगर देखे तो जंगलों में रहते हैं, अपनी अलग रीति रिवाज है, अपनी। ये इंडियंस को ये नहीं सोचा कि हमें भी मॉडर्न बनना है। ये देखते हैं हमारी जो संस्कृति है हम उसको कैरी ऑन करेंगे और हमारे लिए कोई मॉडर्न बनना जरूरी नहीं है। इन लोगों को भी परेशान करते थे अंग्रेज। ये जंगलों में रह रहे हैं, ये कोई बड़ा रोड यूज नहीं करते, ये कोई बहुत बड़े प्लान्स प्रोजेक्ट्स की डिमांड नहीं करते, छोटे छोटे जंगल, ये कोई सुविधा के नाम पे सरकार से कुछ नहीं लेते, इनसे भी टैक्स लेते थे। तुम ये देखो अंग्रेजों का घटियापन, इनसे जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड है, जो ना कोई स्कूल की डिमांड करते, ना अस्पताल की डिमांड करते, ना ये कहते कि हम बिजली पहुंचाओ, यहाँ रेलवे ट्रैक, कुछ नहीं कहते, उनसे भी चौकीदारी कर ऐंठ रहे थे। और जो बेचारे पुट पैदा करते थे पेट भरने का, उस पर भी टैक्स लेते थे। तो कितना घटियापन है। अब इस ताना भगत आंदोलन में एक आदमी है, जतरा ताना भगत, उसका नाम है। ये लीडर है, नौजवान है, इन्होंने लीड किया। इन्होंने कहा हम पड़ेगा तो लड़ेंगे। किस चीज का कर मांगती है अंग्रेज सरकार हमसे, और इन्होंने मना कर दिया। अपने साथ इन्होंने आदिवासी बहुत सारे लोग इकट्ठे किए। और इंडिया में ये पहला एग्जाम्पल था कि आदिवासी जो जंगल में रहते हैं वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। और क्यों ना हो, ये देश, ये मिट्टी उन्हीं की है। और ये गोरे अंग्रेज अभी यहाँ कुछ साल पहले भीख मांगने आए थे, और अब ये उनसे कह रहे हैं कि तुम हमें टैक्स दो। किस चीज का टैक्स दें, इनसे तो राजा भी कर नहीं लेते थे आधी बार, कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो, हम सेफ रहें, तो राजा कर लेगा। अब ये तो जंगलों में छोटे छोटे 20-20, 30-30 परिवार पड़े हुए हैं, 4 गाय बांधी, 4 बकरी बांधी, छोटे से हिस्से में कहीं गेहूं उगा लिया, उसी में पेट भर लिया, कम खाना, कम पहनना ओढ़ना, इनका जीवन इंडिपेंडेंट है। इनसे भी टैक्स वसूलने की कोशिश में अंग्रेज रहते थे। तो जतरा ताना भगत ने, गलत कर रहे हैं आप, अंग्रेज जो हैं वो गलत कर रहे हैं आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सब के साथ। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अभी 1914 में दोनों घटनाएं घट गई।
आदिवासी भी परेशान हैं। और ये जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, इसमें तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये क्या तरीका था कि वो लोग अपने देश वापस आए तो तुम कौन हो डिसीजन लेने वाले कि इनको मार दो, उतार के तुमने उनको बातचीत भी नहीं की, कुछ नहीं किया, सीधे आते ही मार दिए। इन प्रकरणों क्या हुआ, तिलक जो है वो भी मांडले जेल से छूट गए। यानी वो चिंगारी जो ज्वाला बना सकती थी लोगों के दिलों में, 8 में गए थे ना, 6 साल के लिए वापस आ गए। तो 1914 में कई चीजें एक साथ घटी हैं। क्या क्या हुआ, कामागाटा मारू, एक तो ये प्रकरण हुआ जिससे इनकी बेइज्जती हुई अंग्रेजों की। खैर इनको कोई शर्म और फर्क नहीं पड़ता था, ये दोबारा 4-5 साल में देखो जलियांवाला में फिर वही हरकत करेंगे, कामागाटा। लेकिन हमारी कुछ ना कुछ शुरुआत थी ये इनके खिलाफ काम की। तो पहला प्रकरण जिससे गुस्सा हुए लोग, जतरा ने लोगों को भर्ती किया। भाई तुम अपने देश के लोगों को लड़ने से बचाने, मरने से बचाने के लिए हमारे यहाँ से जनता को ले जाके, वैसे तो तुम्हें हम अपने नहीं लगते, वैसे तो तुम्हें लगता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, फिर हम लड़े तुम्हारे लिए, मतलब मरना हो तो हमें आगे कर दोगे। ये सब चीजें नेगेटिव थी। और चौथा, हमारा एक शेर वापस आ गया जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ये इंडिया का एक शेर के रूप में थे। बस वो अलग बात लेकिन अच्छा करने के लिए टाइम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, संगठन बनाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको तो पुलिस उठाएगी, पीटेगी और खत्म कर देगी। वो अकेला कुछ नहीं, उसके साथ भीड़ चाहिए, ऐसी भीड़ जो उसको अपना लीडर मान ले। तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, पर कुछ बड़ा होने वाला था। ये सबको लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा। 1916 आया। में मुस्लिम लीग और अपनी ये कांग्रेस इकट्ठी आई। ये क्यों आई मैं आपको ये बता दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना, तुर्की जो वर्ल्ड में मुसलमानों का सबसे इंपॉर्टेंट देश मान लो, हमारे यहाँ मुसलमान हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन उस टाइम पर तुर्की का जो हेड था, जो खलीफा था, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हेड माना जाता था। इन अंग्रेजों ने तो तुर्की के खलीफा की बेइज्जती मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों की बेइज्जती। कहीं ना कहीं में सबके मुसलमानों, उस देश के प्रति इनका रवैया गलत था। खलीफा को पता, ये लेटर स्टेज में करेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन। लेकिन ये वही दौर है 16, 17, 18, 19, 20 वाला। तो ये स्थिति को समझने के लिए बता रही हूँ कि तुर्की मुसलमानों का देश और अंग्रेज अपोजिशन में लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेज और वहां हमारे खलीफा के प्रति इनके मन में कितनी नेगेटिविटी है। तो मुसलमानों को लगा कि ये हमें बेवकूफ बना रहे थे। और 1906 में ये जो कूद कूद के हमें कह रहे थे कि एक बना लो संस्था अपने फायदे के लिए, असलियत ये है कि ये मन से कड़वे हैं, काले हैं, और इनके मन में हमारे खलीफा या हमारे इस्लाम धर्म के प्रति कोई इज्जत नहीं है। सच्चाई भी थी। और इसीलिए 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ जिसका मास्टरमाइंड कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना, आपको बता दूं मैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुस्लिम लीग का भी मेंबर है और जो कांग्रेस का भी सदस्य है, दोनों का मेंबर है। ये कांग्रेस की भी अच्छाई सुनते हैं और मुस्लिम लीग की भी अच्छाई सुनते हैं। स्टार्टिंग में एक अच्छा कैरेक्टर था जिन्ना का, लेकिन बाद में ना कुछ ऐसी परिस्थितियां अंग्रेजों ने बना दी कि जिन्ना भारत से नफरत करने लग गए और हिंदुओं से चिढ़ने लग गए। स्टार्टिंग में जिन्ना हिंदुओं से बिल्कुल नहीं चिढ़ते थे और उनकी ही कोशिश थी कहीं ना कहीं कि हिंदू मुसलमान यूनिटी से रहे, लेकिन बाद में गड़बड़ियां बहुत सारी अंग्रेजों की दी हुई हैं। ये लखनऊ पैक्ट का मास्टरमाइंड ये है। इन्होंने कोशिश की और इनका साथ दिया तिलक ने, जो कि अब रिहा होके आ चुके हैं और जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मिलकर काम किया और ये इस डिसीजन पर पहुंचे कि सबसे पहले तो हमें हिंदू और मुसलमानों को मिलाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को। फिर तिलक ने कहा भाई कांग्रेस भी दो अलग अलग पार्ट में बटी हुई है 1907 से, गरम और नरम। 1915 में, इससे ठीक एक साल पहले, मैं 16 की बात कर रहा हूँ, 15 में दो बड़े लीडर एक्सपायर हो गए जो कि उदारवादियों के कुछ खास ही चहीते थे, जिसके नाम पे कांग्रेस का नाम पड़ा था। क्या नाम था उनका? मेहता, फिरोज शाह मेहता। ये एक्सपायर हो गए। दो लीडर चले गए किए और एक जी के गोखले, यानी गांधी जी के जो गुरु कहलाते हैं। गांधी जी की एंट्री 15 में है, लेकिन अभी उनकी एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 17 में इंपॉर्टेंट बनेगी। ये दो लीडर जैसे ही एक्सपायर हुए तो ये मान लो कि उदारवादियों का दबदबा कम हो गया। उदारवादियों के बड़े बड़े लीडर धीरे धीरे काफी बुढ़े हो चुके थे, अब इनकी उम्र हो गई।
गई तो अब सब इकट्ठे हो जाएंगे। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठी हो गई जिन्ना के प्रयासों के कारण, और कांग्रेस में भी नरम और गरम दोनों इकट्ठे हो गए, नरम प्लस गरम। यानी एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लीडर्स खड़े हैं। ये लीडर मुसलमान भी हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ मुसलमान जो है कांग्रेस में भी हैं, और कांग्रेस में भी दो दल और अकेला नरम भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके पास पावर नहीं होगी तो अंग्रेजों को सीधा रखना नामुमकिन है। इसीलिए साझा मंच है ये, और यहाँ पे हुंकार भरी थी बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कहाँ कहा था इन्होंने? ये फेमस हुआ है इस स्टेज से। कहां पर है ये? लखनऊ में, और इसी को कहा जाता है लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। समझ में गंगाधर तिलक का जो है ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये यहीं की देन है। तो सोचो बाल गंगाधर तिलक कब से स्वराज के सपने को अपने मन में संजोए हुए थे, जेल में 6 साल काटाए हैं, उससे पहले स्वराज की बात करते थे, और आज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सबके बीच में खड़े होकर उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, 16 बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चूक रह गई, एक गलती हमसे हो गई, और जो शायद बहुत नुकसान साबित हुआ। उसी के कारण पाकिस्तान भी बना, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस फरमाइश को मान लिया कि मुस्लिम लीग अब के बाद अलग में नहीं थी। कांग्रेस का कहना था कि भाई ये भी हमारे ही हैं, बेशक मुसलमान हैं लेकिन ये इंडियन हैं और हम सब एक हैं। लेकिन अब 1916 में इस लखनऊ पैक्ट में ये कांग्रेस की एक गलती गिनी जाती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन के लिए हामी भर दी, और वो अलग निर्वाचन ही इसके साथ साथ 16 में एक और चीज हुई। क्या? 1916 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, होम रूल लीग। ये क्या है? होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, यानी गृह शासन। एक लीग बनाई जाए। एनी बेसेंट अपने देश से एक विचार लेकर आई है। एनी बेसेंट माता बसंत कहलाती है इंडिया में, माता बसंत। बेसेंट बोलना मुश्किल था तो हमने बसंत कर दिया। माता आपकी होम रूल लीग चलानी चाहिए। ये क्या चीज है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम संवैधानिक तरीके से, अब संवैधानिक की बात तो उदारवादी करते थे, संवैधानिक तरीके से डिमांड करेंगे स्वराज की। देखना क्या कह रही है ये, संवैधानिक तरीका तो उदारवादियों की देन है, लेकिन स्वराज की बात तो गरमपंथी करते थे। यानी उदारवादी यानी गरम और नरम का मिक्स प्लेटफॉर्म है, जिससे कि गरम ही रहे, संवैधानिक तरीके से स्वराज की डिमांड करेंगे। हम अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे, लेकिन काम हम खुद भी करेंगे। यानी हमारे ऊपर हेड ऑफ द स्टेट तो रहे अंग्रेज, ब्रिटिश, लेकिन हम अपना काम, छोटे लेवल का काम हम खुद करें, उसमें अंग्रेजों की दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। इस बात से सब इंप्रेस हुए। कौन कौन? नरम वालों को लगा रहे बड़े अच्छे हैं, हमारी बात करते हैं 1914 में, और तिलक के सब संगी साथी अब गायब हैं। लाला लाजपत राय जो है वो तो खैर एक्टिव हैं, लेकिन विपिन चंद्र पाल तो जा चुके हैं, अरविंदो जो है वो भी जा चुके हैं। तो ये अरविंदो घोष जो क्रांतिकारी थे, तो अब तिलक को लगा यार मुझे ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि मैं जनता के बीच में जाके काम कर सकूं। एक आदमी अकेला फेमस नहीं हो सकता, उसको कोई काम करना पड़ता है। तो ये इनको अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और आप जानते ही हो तिलक के मन में स्वराज का एक ऐसा, और क्योंकि तिलक एक आदमी है, एक्सपीरियंस है, 6-7 साल जेल में भी रह के आए हैं, इनको पता है कि सरकार किस स्टेप पे क्या गड़बड़ कर सकती है, तो ये सब चीजों से परिचित है। इसीलिए इस होम रूल लीग के 2 पार्ट बने, 2 हिस्से बने। एक हिस्से, 2 हिस्से बनेंगे इसके, ए जिसको हम कहते हैं जो तिलक ने संभाला, और दूसरा बी पार्ट इसका जो एनी ने खुद संभाला। एनी ने मेनली काम किया है मद्रास में, साउथ में, और यह शेष भारत में, जो बाकी भारत बचेगा, शेष भारत, और में इन्होंने काम किया, और प्लस मध्य प्रांत, एमपी गुजरात साइड में, ये इन्होंने काम किया। जो बाकी बचा भारत और मद्रास है उसमें काम किया है एनी बेसेंट ने। तो 2 तरह की शाखाएं काम करेंगी। हम ए मतलब तिलक को मानते हैं, तो ए शाखा यानी तिलक वाली शाखा ने भारत के इस हिस्से में काम किया। इस गांव में जाना, शहरों में जाना, लोगों के बीच में बैठ के बात करना, क्योंकि यानी एक महिला है, मैं आज से 100 साल पुरानी बात करें तो किसी भी गांव में जाने का कोई साधन नहीं था। कहाँ जाएंगी रात में, कहाँ स्टे करेंगी, कैसे बातचीत करेंगी, औरत की बात को कौन सुनेगा? आज से कितने साल पुराने टाइम पे कौन औरतों की बात सुनता था? तो इसीलिए इसकी शुरुआत का श्रेय गया तिलक को, और तिलक ने पढ़े लिखे लोगों के लिए था ये, तो अखबार का साधन यूज किया। अखबार निकालते हैं, अखबार भी इसके बारे में लिखते हैं। तो 2 अखबार
केसरी और एक का नाम है मराठा। अब ध्यान से समझना, मराठा की भाषा मराठी नहीं है, मराठा की भाषा है इंग्लिश और केसरी की भाषा है मराठी। उल्टा है, ये एग्जाम में आता है ना, बहुत लोग गलत करते हैं। मराठा सोचते हैं मराठी में होगा, नहीं, मराठा अंग्रेजी में है और केसरी मराठी में है। ये दो अखबार निकाले हैं, अनपढ़ों को बाद में समझाया जाता है, काम करेंगे। ये तो अप्रैल में हो रहा है काम। इसके 2-3 महीने बाद जब देखा कि हाँ काम चल पड़ा, तो एनी ने अपने बिहाफ पर काम शुरू किया मद्रास साइड में, मद्रास में, और इन्होंने काम किया है सितंबर के आसपास। इन्होंने भी अखबार निकाले। अच्छा, ये जो काम हो रहा है ना, ये जून में, ये 1916 में हो रहा है। अखबार पहले आ चुके हैं, अखबार पहले छप चुके हैं, और एनी के 2 अखबार हैं जिससे इन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा। एक का नाम है कॉमनवील, कॉमनवील, और एक का नाम है न्यू। तो न्यू इंडिया और कॉमनवील 2 अखबार हैं। कॉमनवील अखबार पहले आया, जनवरी में आ गया था 1914, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और ये जून में आया। थोड़ा सा सुनो, न्यू इंडिया को एक अखबार खरीदा था, एक अखबार चलता था जो कि फेमस नहीं था, नुकसान में था। एनी ने कुछ पैसे देके वो अखबार अपने कह दिया, भाई मैं हूं इसकी मालकिन आज के बाद। उसका नाम था द मद्रास स्टैंडर्ड, मद्रास स्टैंडर्ड, ये अखबार का नाम बदल के नया नाम, क्या नाम दे दूंगी, न्यू इंडिया। तो ये एनी ने जून 1914 में काम किया, और ये एनी का काम है जनवरी 1914, यानी विचार 14 का है, और ये सब काम करने में इनको 16 का टाइम आ गया। इनके 2 अखबार याद रखना और 2 अखबार एनी के याद रखना, क्योंकि पढ़े लिखे के लिए है, इसलिए अखबार निकालना बेहद जरूरी था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को जगाना था। तो 2 अखबारों की भाषा इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं। द मद्रास स्टैंडर्ड, इससे क्या बना है, न्यू इंडिया। और एक और क्या है, कॉमनवील। पहले कॉमनवील आएगा, सी पहले आता है, एन बाद में आता है, तो कॉमनवील पहले आएगा, न्यू इंडिया अखबार बाद में आएगा, ठीक है। केसरी मराठा, मराठा की भाषा अंग्रेजी, केसरी की मराठी भाषा। इसमें कहा कि भैया तिलक से कौन चिढ़ता था, मैंने क्या बताया था, लाल बाल पाल से चिढ़ते थे। जीके गोखले ने ना एक सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नाम देखो, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी भारतीय समाज को सर्व करने वाले लोग। ये संस्था है जो किसने बनाई है, जीके गोखले। और गोखले और तिलक की कभी नहीं बनी, और फिरोज शाह मेहता नहीं है। हमारी जो हमने बनाई है ना लीग, जिसका नाम क्या है, होम रूल लीग, इसका एक भी आदमी नहीं आएगा इसमें। लेकिन बाद में जब ये एक्सपायर हो गए, 14 का विचार था, क्योंकि ये कॉमनवील पत्रिका में सबसे पहले आया था होम रूल लीग लिखा हुआ। तो जब ये आया विचार, तो फिर बाद में कुछ लोग जो है ये एक्सपायर हो गए, ये जिन्होंने पार्टी बनाई थी ये सर्वेंट्स वाली, फिर बाद में कुछ लोगों ने छोड़ दिया उसको, और वो चाह के अपनी मर्जी से इसमें आ गए थे, होम रूल मिलके का कारण था, ठीक है। इस तरह से होम रूल लीग ने काम करना शुरू किया। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि कैसे 1916 तक का भारत है। थोड़ा सा हम इनको 1-2 चीजों को पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, टाइम हो चुका है एक्चुअली। तो 1906 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कल हमने 5 पढ़ लिया था। ये देखो 1800, ये मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। ये 2 टॉपिक रह गए थे छोटे कल, यहां से मुस्लिम देखो, ये BGCD वही पॉइंट था ये लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्लाह खान, नाम पूछ लेंगे, संस्थापक अध्यक्ष थे ये सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ढाका में, ढाका क्यों है समझे, क्योंकि ये उस तरफ बनवाई जहां ब्रिटिश सरकार, हमारे प्रति तुम्हारे मन में इज्जत होनी चाहिए। किसको कह रहे हैं, मुसलमानों को। और तुम चिढ़ना किससे स्टार्ट करो, हिंदुओं से, क्योंकि वो तुम्हारे भले नहीं है। तो अपने प्रति निष्ठा में वृद्धि करवाने के लिए और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, तो राजनीतिक अधिकार मुसलमानों को क्या सिखाया कि अरे तुम्हारे तो सारे अधिकार खा जाएंगे ये हिंदू, इसलिए तुम अपनी संस्था अलग बना लो। तो ये बनवा दी। नेक्स्ट सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अध्यक्ष पूछे तो वकार का नाम, और संस्थापक अध्यक्ष कहें तो सलीमुल्लाह। कांग्रेस में विभाजन 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जो कि कहां होना था, नागपुर में। किसकी चालाकी है ये, जीके गोखले की। नेक्स्ट, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी, हम उग्रवादी क्यों नहीं कहते, क्योंकि उग्रवादी टेररिस्ट होते हैं, और लाल बाल पाल कहीं टेररिस्ट नहीं। सूरत के विभाजन का तात्कालिक कारण क्या बताया, भाई विचार तो अलग थे ही, लेकिन किस मुद्दे पे बात ज्यादा बिगड़ गई, वो बिगड़ गई अध्यक्षों के चुनाव का मुद्दा। और कौन बना इसका अध्यक्ष, रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस तो बम की राजनीति करने वाला क्रांतिकारी था, वो बाद में आएगा, उनको भी पढ़ेंगे। ये रास बिहारी घोष का मुद्दा था। चलिए, आज हमने 1907 तक को बुक की भाषा से पढ़ लिया, और 1916 तक के इतिहास को हमने समझ लिया। अब कल जो फाइल पढ़ेंगे वो 1916 तक के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।